हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के समक्ष एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बिना लेट किए हुए आप लोगों को आज एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी ही लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली रात का दृश्य मेरे आँखों में अभी तक घूम रहा था। मेरे हाथ पाँव बुरी तरह से काँप रहे थे। जो मेरे साथ हो चुका था उसके बाद मेरी बर्बादी पक्की थी। मेरी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। हमारी शादी का सिर्फ एक ही दिन हुआ था, लेकिन हमारे बीच ऐसी दरार पैदा हो चुकी थी जिससे मेरा घर बर्बाद हो सकता था। कहते हैं ना, अगर मर्द का दिल में राई भर भी शक हो जाए तो औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जबकि उसके दिल में इसलिए सिर्फ शक नहीं आया था, बल्कि सच्चाई उसके सामने खुलकर आ गई थी। जी, सच्चाई को छुपाने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी। मुझे अपना ख़त्म होता हुआ महसूस हो रहा था। मैं अपनी जेठानी और अपनी सास के बीच में बैठी हुई थी, लेकिन पति का मुंह दिखाई का रस्म में इंतज़ार देखने के लिए बाहर गए हुए थे। अचानक ही मेरी सास कमरे से बाहर आई तो मेरी शादीशुदा ननद मेरे बगल में बैठ गई और मुझे छेड़ते हुए बोला, भाभी कल रात का दास्तान तो सुनाइए। आखिर हमारे भैया ने आपकी खूबसूरती को किस तरह से सहारा दिया। यह कहते ही वह ज़ोर से हंस पड़ी और उसने इस हंसी में बाकी लोगों की भी हंसी शामिल हो गई और रात का दृश्य मेरे आँखें के सामने किसी फिल्म की तरह लहराने लगा था। विदाई के वक्त मेरे माँ बाप मुझे बस नम आंखों से देख रहे थे। मेरी माँ ने मुझे गले तक नहीं लगाया था और अपनी माँ की नज़दीकी की वजह से मैं जानती थी, लेकिन मैं बेबस थी। मैं एक बार अपनी माँ के गले लगाना चाहती थी। मुझे महसूस करना चाहती थी कि आखिर वह मेरी माँ थी। सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे पाला था, मगर उन्होंने मुझसे रुख फेर लिया था। उन्होंने इतना ख्याल भी नहीं किया था कि आस-पास मेहमान खड़े हैं, मेरे ससुराल वाले भी मौजूद हैं, लेकिन वह से इतनी नाराज़ कैसे हो सकती है। खामोशी में महफिल छोड़कर कमरे में चली गई थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे विदा करवाकर घर लेकर आए थे। मेरा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया था। मैं अपनी सास के बगल में बैठी सभी नज़रें देख रही थी। हर एक चेहरे पे मुस्कान थी, सभी खुश थे। मेरी सास ने अपने परिवार की सारी रस्में निभाई थी। उसके बाद मेरी जेठानी ने मुझे मेरे पति के कमरे में पारंपरिक दुल्हनों की तरह बैठाकर चली गई थी। कुछ ही देर बाद में कमरे के दरवाज़ा खुला था और मेरे पति कमरे में दाखिल हुए थे। उन्हें एक नज़र देखते ही मुझे अपने दिल की धड़कनें बिखरती हुई महसूस होने लगी थी। मुझे शर्म बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं घबराहट की शिकार थी। मुझे बस एक ही डर था कि मेरे पति ने मेरा राज पता चल गया तो क्या होगा। यही सोच कर मेरी हालत ख़राब हो रही थी। वो कदम दर कदम चलते हुए मेरे करीब आ रहे थे और मेरे पास बैठ गए थे। मेरा दिल धड़क धड़क कर पागल होने के काबिल लग गया था। वह मेरा हाथ थामते हुए बोले, मुझे उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुम पहली और आखिरी लड़की हो और ऐसी उम्मीद मैं तुमसे रखता हूँ। जबकि उनकी ये बातें सुनकर डर के मारे मेरे माथे से पसीना आ गए थे। उन्होंने मेरे हाथ थामकर अपने होठों से लगाया था और अपनी जेब में डालकर अंगूठी निकाली थी। मुझे अपना दिल बेकाबू होता हुआ महसूस हो रहा था। उन्होंने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई थी और एक बार फिर मेरे हाथ को चूमकर बोले थे, कुछ देर के लिए हमें इजाज़त दे और प्लीज़ आप बिस्तर से उठ जाएं, मुझे सफ़ेद चादर बिछानी है। मैंने माँ को बोला था कि, लेकिन वह मेरी बात समझ नहीं पाई। शायद वो ये कहकर मेरा हाथ चूमे थे, जबकि मैं डरी हुई निगाहों से देख रही थी। ऐसा लगता था मेरी जान निकलने वाली है, मगर मैंने उनके भावनाओं पर काबू पाया था और उनकी ओर देखते हुए संवालिया लहजे से बोली, क्यों जिग्नेश जी, मैं बिस्तर से क्यों उठ जाऊं? अगर आप सफ़ेद चादर क्यों बिछाना चाहते हैं, यह चादर भी तो ठीक है। मेरी आवाज़ काँप रही थी, जबकि वो मुझे देखते हुए ठंडे ठंडे से बोले,
आजकल लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया। मेरे हाथ बुरी तरह काँप रहा था और मैं एक बार फिर अनजान बनने ते हुए बोली, मैं आपकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रही हूँ। फिर आखिर कहना क्या चाहते हैं? जबकि वह मुझे मेरे बाजू से थामकर बिस्तर से नीचे खड़ा कर चुके थे और मेरे माथे पे एक प्यार भरा चुम्बन देते हुए बोले, जान, अभी मालूम हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वो ये कहकर अलमारी की तरफ बढ़े थे, जबकि मैं किसी भी तरह से उन्हें रोकना चाहती थी। मैंने बिस्तर पर बिछी लाल हुई चादर को देखकर चैन से सांसें ली थी, लेकिन अब अपने पति को अपने ही हाथों से सफ़ेद चादर बिछाते देख मेरा दम निकलने की कगार पर आ गया था। मुझे बिल्कुल घबराहट महसूस हो रही थी। मैं एक बार फिर उन्हें रास्ते में आ गई थी। फिजूल है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये चादर ज़्यादा प्यारी लग रही है। छोड़िए, सफ़ेद चादर कल बिछा लीजिएगा। अभी हम इसी पर बैठकर कुछ प्यार भरी बातें करते हैं। मैं उन्हें अपनी बातों में उलझाना चाहती थी, लेकिन वह काफ़ी समझदार इंसान थे। वह मुझसे पूरे 6 साल के बड़े थे और मुझसे ज़्यादा समझ रखते थे। इसीलिए उन्होंने मेरे गाल पर हाथ रखकर मुझे एक तरफ कर दिया था। मेरी आंखों को झांकते हुए बोले थे, परेशान ना हो, इस पर बैठकर भी हम बहुत अच्छे से बातें कर सकते हैं, बस थोड़ा वक्त दो। ये कहते हुए उन्होंने वो चादर खींचकर बिस्तर से उतार दी थी और सफ़ेद चादर बिछा दी थी। मेरे रंगूटे खड़े हो रहे थे। सफ़ेद चादर बिछाने के बाद वो मेरी तरफ मुड़े और मेरे हाथ थामकर बोले, आओ, अब इस पर बैठकर हम दोनों बातें करते हैं। मुझे तो मम्मी पर अभी भी गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरी बात को अहमियत क्यों नहीं दी। बेवजह मुझे तुम्हें परेशान किया। ये कहते हुए उन्होंने अपनी बाहों में भर लिया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे पहुंच से दूर था। वह मुझे लेकर बिस्तर पर बैठ चुके थे। मैं उनकी मजबूत बाहों में थी। मैंने मन में ही सोच लिया था कि आज की रात मैं उन्हें अपने करीब आने नहीं दूंगी तो मसले की कोई बात ही नहीं होगी। मगर मैं इस बात को बिल्कुल भी भूल चुकी थी कि सामने बैठा हुआ शख्स मुझसे छोटा नहीं बल्कि मुझसे उम्र में बड़ा है और हमारी कोई प्रेम विवाह नहीं हुई है, बल्कि एक अरेंज मैरिज हुआ है। और इन शादियों में सिर्फ औरत को ही सब्र से काम लेना होता है। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मेरे पति ने मुझे कमर पर अपनी हाथ डाला, जबकि मैं घबराकर उससे पीछे हटी, लेकिन उनकी ओर देखते हुए बोली, अभी मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, मेरी बात सुन ले। मैं लड़खड़ाते हुए बोल रही थी, जबकि अचानक वह मेरे होठों पर झुके हुए थे। मेरे दिल मुट्ठी में आ गया था। मैं किसी भी तरह से उन्हें रोकना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वह मुझसे अलग हुए थे और बिना मेरी इजाज़त के उन्होंने मेरा ब्लाउज ढीला करना शुरू कर दिया था। डोरियां खोलते ही मुझे सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसके सीने पे हाथ रखा और उनकी आंखों में झांकते हुए बोली, जिग्नेश जी, मेरी बात सुन ले। मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। एक बार आप मेरी बात सुन ले। मगर अचानक ही उन्होंने मेरा शरीर से ब्लाउज अलग कर दिया और धीरे धीरे मेरे वजूद को खोते चले गए। फिर हम दोनों के बीच कुछ ऐसे कमज़ोर पल आए कि मुझे अपना भागता हुआ महसूस हुआ। मैं जानती थी कि सुबह होने के बाद क्या हंगामा होगा, लेकिन इस पहर में सिर्फ और सिर्फ अपने पति की संगत को महसूस करना चाहती थी, इसीलिए सारी चीज़ों को भुला दिया था। धीरे धीरे वो मोहब्बत की गहराइयों में खोते चले गए। वो रात कतरा कतरा पिघलती जा रही थी। उनकी मीठी मीठी बातें, उनके चाहत भरी आँख मुझे बहुत कुछ बता रही थी। उनकी शरारतें बढ़ती जा रही थी और आखिर में उन्होंने मुझे अपने आप में समा लिया था। हम दोनों कब एक दूसरे में लगे सो गए, इस बात का मुझ पर पता चला और ना ही मेरे पति को। सुबह करीब 10 बजे मेरे दरवाज़ा पर किसी ने हल्की दस्तक दी थी और मेरी आंखें फौरन ही खुल चुकी थी। मैं अपने पति के बाहों में थी। उनका चेहरा मेरे चेहरे के बेहद करीब था। फौरन ही मैंने चेहरे पर शर्म का अंसार आने लगा था, मगर
अचानक ही मेरी आंखों के सामने कल रात का एक मंजर आया। उन्होंने सफ़ेद चादर बिछाई थी, यानी मेरा सच सबके सामने आने आ चुका था। मैंने फ़ौरन ही उस चादर को देखा और मुझे अपना सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हुआ। सांस सीने में ही कहीं अटक गई थी। कुछ कहती इससे पहले जिग्नेश जी ने मुझे एक बार फिर अपने बाहों में जकड़ा। मैं अब उनके वजूद से दूर होना चाहती थी, लेकिन वह एक बार फिर मुझ में खो चुके थे। थोड़ी देर बाद मुझसे अलग हुए तो उनके चेहरे में एक सुकून भरे मुस्कान थी। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए प्यार भरे लहजे से कुछ न कहे मेरे गाल पे सहलाते हुए मुझे नहाने की सलाह दी, जबकि मैं बेरुखी से बोली, नहीं, पहले आप जाएं, कुछ बाद में मैं चली जाऊंगी। उन्होंने सिर नफ़ी से हिलाया और मुझे देखते हुए बोले, नहीं, आपको तैयार होने में वक्त लगेगा और थोड़ी कमरा में काम है, इसीलिए आप नहा लें। आप उनका लहजा थोड़ी सर दर्द सा मालूम हो रहा था। मैंने थूक निकाला और खामोशी से उठकर बाथरूम में चली गई। मुझे मालूम था कि मेरे साथ क्या होना है। वॉशरूम में मैंने जाकर काफ़ी वक्त लगाया था। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। पाँव और हाथ दोनों कँपकँपा रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं नहाकर गीले बालों के साथ कमरे में आई तो बिस्तर पर सफ़ेद चादर मौजूद नहीं थी, यानी जिग्नेश जी उस चादर को उतार चुके थे। अब पहली वाली चादर ही मेरे बिस्तर पर बिछी हुई थी। वो अब भी कमरे में मौजूद नहीं थे। तैयार होने के बाद मैं काफ़ी देर तक कमरे में ही बैठी उनके आने का इंतज़ार करती थी, लेकिन ना उन्होंने आना था और ना वो आए। बल्कि थोड़ी देर बाद मेरी ननद कमरे में आई, मुझे नीचे लाने की सलाह दी। मैंने कपकपाते लहजे से उनसे जिग्नेश से पूछा था और उनकी महज उतना बोलकर नीचे की राह ले गई थी। भाई काफ़ी देर तक नीचे बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। बस आप तैयार होकर नीचे आ जाएं, फिर नाश्ता शुरू करते हैं। जबकि मैंने एक पल में ही सुकून की सांस छोड़ा था। चलो कुछ ना सही, उन्होंने मेरा इंतज़ार तो किया। जैसे ही नीचे गई तो आँखों मुझे बहुत कुछ जता रही थी। उनके चेहरे पे चट्टानों जैसी शक्ति थी। उनका बस चला तो अभी वो कुछ ख़त्म कर दें। लेकिन अचानक ही मेरी ननद ने मुझसे दोबारा ठोकर दी। मैं होश की दुनिया में लौटी। वह सारे मंजर आंखें के सामने से हट गए थे। सामने मेरी जेठानी, ननद सब बैठे मेरी तरफ देख रहे थे और मेरी ननद खिलखिलाते हुए बोली, ऐसा भी मेरे भाई ने कल रात आपके साथ क्या कर दिया था कि अभी तक आप ख्यालों में ही गुम हैं। लगता है मेरे भाई बहुत पहुंची हुई चीज़ है। पहली रात में ही उन्होंने मैदान मार लिया है। उन लोगों की मनमानी सोच निचोड़ दिया था। मैंने सिर में ना हिलाए खामोशी से सिर झुका लिया था। जो खुशी सुबह जागते वक्त मेरे चेहरे में थी, वो अब कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी। इस तरह से महफिल जमी थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास आकर मुझको पार्लर जाने की हिफाजत दी, क्योंकि कल विदाई लेट हुई थी और मेरा मुंह दिखाई का फंक्शन था। मेरी बुकिंग मेरी जेठानी के साथ थी। साथ ही अपने अपने पार्लर जा चुकी थी सभी लोग। मेरी जेठानी अपने पति के साथ मुझे लेकर अपने पार्लर पहुंच गई थी। वहां जाते ही मेरी जेठानी मुझे लेकर एक कोने में बैठ गई और मेरी तारीफ करते हुए नज़रों से देखते हुए भी वो बोला, भूमि क्या हुआ है, तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? कोई बात हुई है? तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर बता सकती हो। मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी, बल्कि तुम्हें एक अच्छा मशवरा दूंगी ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सुकून में आ जाए। मैं सुबह से नोट कर रही हूँ कि तुम किसी परेशानी में हो। मैंने भी देखा था उन्हें, वो भी खुश नहीं लग रहे थे। तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? मेरी आंखें भर आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस औरत को अपने दिल का हाल बयां करूं या नहीं। अचानक मुझे अपनी माँ की एक नसीहत याद आ गई, जो तुम कर रही हो उसे राज रखना। अगर किसी को बताना हो तो वो सिर्फ तुम्हारा पति हो, इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ मजाक उड़ाएगी। तुम्हारा अपना वही है जो तुम्हारे दिल के करीब है, जिस पर तुम्हें यकीन है वह तुम्हारा राज रखेगा। और मैं इस औरत के कुछ नहीं बताती थी।
ये किस बेचैन मालिक है। मैंने सिर को ना में हिलाया और सब इतना ही बोल दिया, ख़त्म कर दिया था कि मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है और कोई बात नहीं है, जबकि उसने भी मुझसे ज़्यादा कुरेदना ज़रूरी नहीं समझा। शायद वो भी जान चुकी थी कि मैंने अपने दिल का कोई बात नहीं बताना चाहती, अपनी लगातार की मुसीबत से गुजर रही है और मुंह दिखाई की रस्म में सकूल सल हो गई थी। पूरी फंक्शन में जिग्नेश ने मुझे एक बार भी प्यार भरी नज़रों से देखा नहीं था। हालांकि वो सबके सामने हंसकर मिल रहे थे, मगर मेरे चेहरे में एक छोटी सी मुस्कान भी नहीं दिखाई दी थी। मैंने अपने माँ बाप की जिगत का इंतज़ार था, लेकिन मैंने सोचने से वो बिल्कुल ठीक मुताबिक वे लोग नहीं आए। बस मेरी एक छोटी बहन, मेरा भाई और कुछ रिश्तेदार आए थे। कुछ लोगों ने माँ बाप का सवाल भी किया था, मगर छोटी बहन और भाई ने ये बोलकर बात को संभाल लिया कि वो दोनों दीदी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए बीमार हो गए हैं। वो बाद में दीदी से मिलने आ जाएंगे। जबकि मैं असल हकीकत की जानकारी कि वो लोग मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। मुँह दिखाई के बाद हम लोग सीधा घर आए थे। मैंने अपने अजीब सवाल चल रहे थे मेरे भीतर। मुझे मालूम था कि घर जाते ही मेरी सास मुझसे मेरे माँ बाप के सवाल करेगी, आखिर वो क्यों नहीं आए, और यही चीज़ सोचकर मेरी जान निकल रही थी। घर में दाखिल होते ही मेरी सास ने मुझ पर सवाल बौछार कर दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास इस तरह संभालूं। जिस दिन भर टेंशन में ही मेरे दिमाग में एकदम सुन्न कर दिया था, अचानक ही मेरा दिमाग अंधेरे में डूबता महसूस हुआ और पहले से ही चक्कर खाकर गिर पड़ती। अचानक ही किसी ने मुझे मजबूत बाहों में ले लिया था। जैसे ही मैंने उस इंसान की तरफ देखा तो वह मेरा पति था। दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो शख्स कोई नहीं बल्कि मेरा पति जिग्नेश थे, जो मुझे अपने साथ लगाते हुए बोले, अम्मी आपको ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। इनके माँ बाप क्यों नहीं आए उनका मामला है, अब ये हमारे घर की बहू है, इसीलिए वे वजह सवाल करके इन्हें परेशान ना करें। आप भी आराम करें, रात काफ़ी हो चुकी है। वो ये बोलकर सीधा मुझे कमरे में ले आए, जबकि मैं बिल्कुल हैरान थी। मुझे लगा था हो सकता है कि वो अपनी माँ के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे कमरे में आते ही जिग्नेश ने मेरा हाथ झपट कर पकड़ लिया। वो मेरा वजूद से बिल्कुल बेगाना हो गए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। अजनबी जैसे बर्ताव करते हुए सोफे पर बैठ गए। मैंने उनकी तरफ एक नज़रें देखे और खामोशी से चल के उनके बराबर आ बैठ गई थी। मैं कुछ कहती या सुनती, अचानक ही उन्होंने मेरे बाजू अपने मजबूत पकड़कर थामकर मुझे अपने सामने कर लिया और मेरे आंखों में झांकते हुए बोले, मेरे करीब आने की कोई भी बकवास करने की तुम्हें कतई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा राज मुझे मालूम हो गया है। मैं अपने भगवान से शिकवा भी कर चुका हूँ। उन्हें तुम्हें अपनी जैसी लड़की क्यों दी, जब मैंने अपना पूरा किरदार ख़राब नहीं किया, कभी अपनी दुल्हन की भी बेईमानी नहीं की, तो फिर मुझे तुम्हारी जैसी लड़की क्यों मिली। उनकी आंखों में शिकवा था, लहजे में शिकायत थी, जबकि मैं मौत मार रही थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि भगवान ने मुझे इतना पति दिया था। पहले ही मैं सोचती थी कि जो भी कर चुकी हूँ वो मुझे काटता है। मेरे नसीब में भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बंद किरदार होगा, जिसकी पहले कोई लड़कियां से दोस्ती होगी। लेकिन अपने पति के मुंह से ये पल सुन के मुझे अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस आया। अब उनकी आंखों में सच्चाई साफ थी। मैं बिना सोचे समझे उनके सीने से लग गई। मेरे आंखों उनकी कमीज भीगे रही थी। उन्होंने मुझे थमा नहीं था, बल्कि वो मुझे देखना चाहते थे, मगर उन्होंने मुझे अलग भी नहीं किया था। काफ़ी देर रोने के बाद घुटी घुटी आवाज़ से बोली, बेशक मेरा किरदार ख़राब है, मैं पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हूँ, लेकिन कोई कसूर नहीं किया है, मेरा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहता।
सब ही मुझसे नफ़रत कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसी भी उम्मीद है। एक इंसान इतना बड़ा राज जानने के बाद भी मेरे हक़ के लिए अपनी माँ के सामने खड़ा हो सकता है तो मेरी बात ज़रूर सुनेगा। एक आस है जिग्नेश की तरफ देखते हुए बोली थी, जबकि उन्होंने मुझसे रुख फेर लिया था, मगर मैं खामोशी नहीं हुई थी। उनकी एक नाजुक वक्त था, मगर मैं अपने पति को उसकी अपनी सच्चाई बता देती तो कुछ ना छिपाती तो हो सकता है कि मेरी बात पर यकीन कर लेते। मैंने शुरू से अपनी कहानी सुनाना शुरू किया और उन्हें ये सब बताना शुरू किया जो मेरे साथ हुआ था। मम्मी पापा मेरे हर फरमाइश पूरी करते थे। मेरे किसी भी भाई बहन को मोबाइल का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि परिवार में किसी लड़की के पास भी मोबाइल नहीं था, मगर मैं अकेली लड़की थी जिससे अपने मम्मी पापा का एक बार कहा था मुझे मोबाइल इस्तेमाल करना है। मेरी सारी सहेलियों के पास मोबाइल फ़ोन है और मुझे भी चाहिए। मेरे पापा ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया और मना भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन मेरे लिए एक टच मोबाइल लेकर आए। इस मोबाइल को पाकर मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी कि मुझे हद नहीं था। ज़्यादा मोबाइल चलाना नहीं आता था, इसीलिए अपनी सहेलियों से सीखा और छोटे भाई को भी सीखकर इसका इस्तेमाल करने लगी थी। लेकिन जैसे ही इंटरनेट मेरे हाथ में आया, बिल्कुल दीवानी हो गई थी। हर लड़के को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती, इसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती। इस दौरान मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई जो सहयोग से मेरे कॉलेज में ही था। शुरुआत में हम दोनों एक दूसरे को सामने नहीं आए थे, बस मोबाइल में ही संपर्क था। उसका नाम विष्णु था। हम दोनों की दोस्ती ऐसी हो गई थी कि सुबह से शाम तक हर वक्त मैसेज कैसे बातें करते रहते थे। सुबह मैंने क्या खाया, आज मैंने क्या पहना, रात को किससे मिली, कौन हमारे घर आया, मम्मी क्या कर रही है, पापा आज मेरी क्या बातें हो रही है। अ से लेके ज्ञ तक मैंने अपने दिल का हर बात उसे बताना शुरू किया। मुझे मालूम नहीं था कि प्यार क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी इस तरह की हरकतें नहीं की थी। धीरे धीरे मुझे उस इंसान से लगाव हो रहा था और वह भी मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने का हर संभव कोशिश कर रहा था। कभी मेरी आंखों की तारीफ़ कर रहा था तो कभी मेरे होठों की, कभी मुझे गाना चाह रहा था, कभी प्यार भरे शब्दों में मुझे बुलाना। ये सब पसंदीदा शौक था। इन सभी चीज़ों की वजह से मैं बहुत जल्दी उनकी दीवानी हो गई थी। मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं उन्हें पसंद करने लगी। कुछ ही दिन बाद हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने लगे थे। अब तो ये हाल हो गया था कि वो कॉलेज के हर वक्त साथ रहते थे। मेरी मम्मी पापा की ये बात मालूम नहीं थी। मुझे डर भी था कि अगर उन्हें पता चलेगा तो वह बवाल हो जाएगा, क्योंकि हमारे परिवार में लड़कों से दोस्ती करना गलत माना जाता है। मैंने उनको अपनी दोस्ती छिपा रखी थी। धीरे धीरे हमारे संबंध बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उन्हें इन संबंधों को रोकना चाहती थी, क्योंकि अब उनकी नज़रें अच्छी नहीं लगती थी। उनका चून मुझ पर पसंद नहीं आ रहा था। मुझे अपना हाथ पकड़ना और बार बार किस करना पसंद नहीं था। जब भी मैं उसे छोड़ने की बात करती तो वह मुझसे माफ़ी मांग लेता। आगे से ऐसी हरकतें नहीं करूँगा। और फिर मैं उसे नाजुक उम्र में थी, इसीलिए समझ नहीं रखती थी कि वह मुझसे माफ़ी मांगते ही फ़ौरन पिघल जाता था। वैलेंटाइन डे के दिन उसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया था, ये सोचकर कि मुझे पसंद करता है और मेरा दोस्त भी है। मुझे लगा था कि हमारी सारी जिम्मेवारियां उठाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सिर्फ अपना शरीर हासिल करने के लिए ही वो ये सब कर रहा है। शायद वह जान चुका था कि मेरी नासमझ लड़की हूँ और मुझे दुनियादारी की समझ नहीं है। उनसे इसी बात का ज़्यादा फ़ायदा उठाकर उसने रंग में रंगना शुरू कर दिया था। पहले मैं छोटे कपड़े पहनने में कतराती थी। वो खुद मेरे लिए सजने संवरने की चीज़ें भी लाता था, लेकिन उसके कहने पर मैंने छोटे कपड़ा पहनना शुरू किए थे और तैयार होकर कॉलेज आती थी। ये सारी बदलाव मेरी माँ महसूस कर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी टोका नहीं। घर की लाडली होने की वजह से हर चीज़ों का इजाज़त थी मुझे।
कोई भी मुझे टोकने से पहले 1000 बार सोचता था, क्योंकि पापा इस बात पर बहुत गुस्सा करते थे। उनकी आंखों में मेरा आंसू भी बर्दाश्त नहीं होता था। हर वक्त था कि एक दिन मुझे अपने साथ होटल चलने की मांग की थी। मैंने तुरंत ही इस मांग को मना कर दिया था। मुझे डर लग रहा था कि किसी तरह हमारे परिवार को इस हरकत का पता चलेगा तो मुझे मार डालेंगे। लेकिन उसने मुझे वादे और कस्में दी दी थी। कब उसकी बातें में फंसी मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मैं हमेशा कॉलेज के बाद सीधे घर जाती थी, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती होटल ले आया। वहाँ जाकर मैंने सोचा शायद वो मेरे साथ खाना वाना खाकर लौट जाएगा, लेकिन उसने होटल के कमरे की चाबी ली और मुझे सीधा ऊपर ले गया। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह बिल्कुल भी बदल गया था। कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें बदल गई और धीरे धीरे वह मेरे शरीर में खोता चला गया। पहले तो मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे बेबस हो चुका था। मुझ खुद को ढीला छोड़ दिया था, यह सोचकर कि कोई बात नहीं, जल्द ही हम दोनों शादी हो जाएगा। इतना कहकर वह एकदम खामोश हो गई थी। मेरी आंखों में गालों में भिगो चुके थे। मैं जानती थी कि ये सारी बातें मेरे पति को बहुत बुरी लग रही होगी। उनका गुस्सा बहुत बढ़ गया होगा, लेकिन उन्हें हकीकत से रूबरू कराना बेहद ज़रूरी था। मैंने आगे बोलना शुरू किया कि उस दिन उसने मेरे शरीर का इस्तेमाल कर मुझे छोड़ दिया। मैं घर पहुंची तो मेरे घर पर पापा ही मौजूद थे। न जाने उन्हें किसने मेरी होटल की तस्वीर भेज दी थी। उन्हें देखकर उन्होंने मुझ पर बहुत भड़के मुझे बहुत कुछ सुनाया। उसने नाराज़ हो गए। मुझे तो इस बात का डर लग रहा था, अगर पापा को इस बात का पता चला तो उसके साथ होटल ही नहीं बल्कि उस कमरे के दिन भी बिता कर आई हूँ तो मेरा क्या हाल करेंगे। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। पापा ने मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया, लेकिन मैं कॉलेज जाकर उनसे संपर्क कर लेती थी, मगर धीरे धीरे वह मुझसे दूर होता जा रहा था। ना मुझसे वह बातें करता था और ना वह मेरी तरफ ध्यान देता था। शायद यह उसका शौक़ था, सीधी लड़कियों को फंसाकर उसका इस्तेमाल करना। फिर उसने छोड़ दिया। पापा और मम्मी मेरी तस्वीर को देखने के बाद मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन इस बात को मैं बिल्कुल राज़ी नहीं हुई थी। आखिरकार थक हार कर मैंने अपने पापा के कदमों बिछाकर विष्णु का पूरा सच बता दिया था। मैं उनके बिना नहीं रह सकती और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने उसी वक्त विष्णु को फ़ोन लगाया, मुझे उससे बात करने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि कहो शाम तक रिश्ता लेकर आ जाए। अगर वह मान जाता है तो मैं तुम्हारी शादी विष्णु से करवा दूँगा। मैंने बहुत मायने रखती थी। मेरे पापा इस चीज़ के लिए मान गए थे। मैंने तुरंत ही विष्णु को फ़ोन लगाया। उसने मेरी पहली बार ही कॉल रिसीव कर ली थी और कॉल उठाते ही बहुत बदतमीजी लहजे से बोला, क्या मुसीबत आ गई है तुम पर जो बार बार मुझे तंग करती रहती हो। मैं मीटिंग में हूँ, इसीलिए मुझे फ़ोन करके फिर से परेशान मत करना। जबकि मैं बेबसा बोली, विष्णु मुझे तुमसे अपनी और तुम्हारी बात करनी है, मेरी एक बात सुन लो। मैं बेजार लहजे से बोली, मुझे भी तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। जबकि मैं अचानक बोल पड़ी, पापा ने मुझसे कॉल करवाई है और वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए मान गए हैं। तुम अपने मम्मी पापा के साथ हमारे घर आ जाओ, हम दोनों की शादी कर लेते हैं। जब मैं यह कहा तो एक पल के लिए उसकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आया। मुझे लगा कि कॉल कट चुकी है, लेकिन कॉल जारी थी। अचानक हंसने की आवाज़ आई और वह बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की से शादी करूंगा, जो महज प्यार के 2 बोल सुनकर मेरे साथ होटल के कमरे तक चली आई। वह वहाँ रंगलीलियाँ मना रही थी। जब तुम मेरे साथ कर सकती हो तो तुम फिर किसी के भी साथ जा सकती हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज तुम मेरे साथ सो गई, कल किसी और के साथ सो जाओगी। मैं ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता जिसे अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। कहने का कॉलेज जाती थी और वहाँ से कहाँ कहाँ चली जाती हो, किसी को कोई खबर नहीं रहता। उनकी बातों को सुनकर मैंने पूरा विश्वास
बदल चुका था, वजूद हिल चुका था। मुझे उम्मीद नहीं था कि वह मुझे ऐसा बात करेगा। मैं अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा हो गई थी। उन्हें सिर्फ यही मालूम था कि मैं होटल गई थी। उन्हें लगता था कि सिर्फ खाने के लिए गई थी। लेकिन आज उसकी जुबां इतना बड़ा सच सुनकर मेरे पापा पूरी तरह टूट चुके थे। मैं शर्म से मोबाइल बंद करके चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पापा की आंखों में आंखें डाल के कह सकूं कि वो झूठ बोल रहा है। मगर मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे। मैं उन्हें धोखेबाज की गम बता रही थी जिसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर रही थी। मुझे यही डर था कि मेरी शादी जिस भी लड़के से होगी वो मेरी सच्चाई को पता चलेगा और वह मेरी बात को समझेगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप इस बात को मेरी सच्चाई सामने लाएंगे। यह कहकर मैं चुप हो गई थी। मेरी आंखें झुकी हुई थी और मेरा चेहरा आंसुओं की तार में था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पति के हाथ में अपने चेहरे को महसूस हुए जो मेरे आंसू पोंछ रहे थे। वह मेरी आंखों में देखकर बोल रहे थे, भूमि, क्या तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है? क्या तुम शर्मिंदी हो? उनकी गंभीर आवाज़ सुनकर मैंने सिर उठाया। वो मुझे गौर से देख रहे थे। मैं रोते हुए बोली, जी मुझे बहुत पछतावा है और मैं अपने इस काम के लिए माफ़ी मांगती हूँ। बल्कि मैं यह भी कहती हूँ कि किसी भी लड़की को ऐसे मोहब्बत नहीं करना चाहिए, भले ही लड़का कितना भी मोहब्बत का दावा क्यों ना करे। जो लड़का सच में प्यार करता है ना, वो आपको अपने बिस्तर की शोभा नहीं बनाता बल्कि अपने दिल की रानी बनाता है और अपनी इज्जत करता है। मेरी बातों को सुनकर मेरे पति ने मुझे अपने पास खींच लिया और मेरे आंखों को झांकते हुए बोला, जानती हो भूमि, रात सफ़ेद चादर ने नहीं खोला था क्योंकि मैं इस सफ़ेद चादर का ढोंग को नहीं मानता। यह सिर्फ एक मन का बहकाव होता है। यह किसी लड़की का पवित्रता की गवाही नहीं देता। शक तो मुझे तब हुआ था जब मैं सफ़ेद चादर का नाम लिया था और तुम्हारे चेहरे का हाव भाव बदलना शुरू हो गया था। मुझे वह चादर बदलने से रोक रही थी और यही हाव भाव जानने के लिए मैं सफ़ेद चादर का नाम लिया था। तुम्हारी घबराहट के पीछे के राज खोल दिए थे। आज तुम्हारी सच्चाई खुद अपने मुंह से बता दी। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैंने अपने आप को तुम अपनी दुल्हन के लिए संभाल कर रखा था और भगवान ने मुझे ऐसी लड़की दी, लेकिन शायद नसीब में तुम थी। मगर मुझे खुशी है कि तुम इस पर शर्मिंदा हो, लेकिन मुझे खुद स्वीकारने के लिए तुम वक्त चाहिए होगा। मैं इतनी आसानी से इस बात को भूल सकता। मैं मर्द हूँ और मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती है। इस लड़की से मेरी शादी हुई है, वो पहले ही अपनी इज्जत खो चुकी है। वह यह कहकर चुप हो गए थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं ज़मीन फट जाए और मैं उस पर समा जाऊं। एक औरत के लिए वो पल बहुत मुश्किल होते हैं जब वो अपने पति के सामने गुनहगार की तरह बन जाती है। वो आज मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। मैं माँ ने मुझे कई बार समझाया था कि लड़की की इज्जत कांच के बराबर होती है, मगर उसमें ज़रा भी दरार आ जाए तो वह दरार कभी नहीं भरती। ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई और होने वाले पति का सिर झुक जाए। लेकिन मैं अनजाने में ऐसी गलती कर चुकी हूँ जिसकी शायद माफ़ी मेरे लिए नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दुनिया के कुछ महान लोग ऐसे भी होते हैं। मेरे पति ने इस बात का दोबारा जिक्र तक नहीं किया था, बल्कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे पूरी तरह से अपना लिया था। मैं दिन रात उनकी सेवा करती थी, सभी को बुलाकर अपने पति की दीवानी हो चुकी थी। सच है कि इंसान खड़े किरदार का होता है, अब उसका नसीब भी बहुत ऊंचा होता है। मेरे पति एक खड़े किरदार के आदमी थे और उन्हें एक प्यार करने वाली बीवी मिली थी। मैंने विष्णु को भुलाकर अपने पति जिग्नेश के साथ एक पूरी ज़िंदगी जीने लगी थी। उन्होंने भी कभी मुझे ताना नहीं मारा कि तुम एक गिरी लड़की हो जिसने कि प्यार के कुछ भरे घावों को आगे अपनी इज्जत गंवा दी। हमारी शादी को अब काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अब हमारे बीच यह बात कभी नहीं आती है। मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया है और हम
दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो कृपया कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगेगी तो शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि रोज़ अलग अलग तरह की कहानी आप लोगों को सुनने को मिले। और चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कहानी आप लोगों के पास पहुंचाऊं तो आप लोगों का कहानी का इन्फॉर्मेशन सबसे पास पहुंचे, नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मिलते हैं कल का वीडियो में, कल का हिंदी स्टोरी में आप लोगों के समक्ष नई स्टोरी लेकर। तो लेते हैं आप लोगों से विदा।